जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स से स्पेक्ट्रम चैप्टर। यस, दिस वीडियो इज योर फर्स्ट पार्ट एंड इन सेकंड पार्ट वी विल बेसिकली कंप्लीट द होल चैप्टर। एंड फर्स्ट पार्ट में जो हम कंप्लीट करने वाले हैं 50% कंटेंट रहने वाला है आपके पास इस चैप्टर का सिलेबस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्टली आपको स्पेक्ट्रम क्या है वो सारी चीज़ें समझाने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको पहले से मालूम होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्शन चैप्टर ऑलरेडी करवा दिया है ना। TIR वगैरह भी आप लोगों को हमने समझा दिया, राइट। तो फिर भी एक बार हम डायरेक्टली स्पेक्ट्रम को समझने से पहले एक बार हम जो रिफ्रैक्शन का टॉपिक था उसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता था, हमारे पास एक रेयर मीडियम होता था, एक डेंसर मीडियम होता था, राइट। और रेयर डेंसर की ही कहानी होती थी। अगर आप इस चीज़ को देख लें, चलिए यहाँ पे हम आपको अलग से समझा देते हैं। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस बड़े प्यार से समझते जाइएगा, राइट। जैसे कि हमारे पास एक इंटरफेस होता था, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इस इंटरफेस में क्या होता था, एक तरफ आपके पास रेयर मीडियम होता था और एक तरफ क्या होता था आपके पास, डेंसर मीडियम होता था। क्या होता था आपके पास, डेंसर मीडियम होता था। एक तरफ रेयर मीडियम और एक तरफ आपके पास डेंसर मीडियम होता था। अब ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की कहानी क्या है, तो रेयर और डेंसर का मतलब होता था कि भाई जो रेयर मीडियम है उसके जो पार्टिकल्स होंगे ज़्यादा दूर दूर होंगे, जैसे कि एयर हो गया, एयर के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। वहीं पे डेंसर का मतलब कोई लिक्विड ले लीजिए, सॉलिड ले लीजिए, उनका जो पार्टिकल्स होंगे काफ़ी क्लोज्ड होंगे। सिंपल, आपको अभी फिलहाल के लिए इतना समझना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता था, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर आपने एक रे को फॉल करवाया है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल। तो ये क्या होता था, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता था। कब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता था, कब, जब आप रेयर से डेंसर मीडियम की ओर आते थे। दूसरी चीज, अगर आप डेंसर से रेयर जाएं तो अगर मान लेते हैं आपकी बार ऊपर जो है वो डेंसर है और नीचे जो है वो क्या आपके पास रेयर मीडियम है, और अगर अब आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आते हैं तो अब की बार, अच्छा सॉरी, डेंसर से रेयर की आते हैं, उल्टा कर दिया ऊपर वाले का। और पहले हमने रेयर से डेंसर में गए थे, अब हम डेंसर से रेयर की तरफ अगर हम आते हैं तो आपकी बार क्या होता है, जैसे किसी एंगल पे आपके पास इंसिडेंट रे आया, ये आपके पास नॉर्मल हो गया, तो आपकी बार ये टुवर्ड्स नॉर्मल या फिर सीधा नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगा। ध्यान देखिएगा, इस वाले रे की टेंडेंसी होनी चाहिए थी कंप्लीटली स्ट्रेट जाने की, बट ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं किया। इस लाइन के भी जाने की टेंडेंसी थी पूरे स्ट्रेट, बट ये पूरे स्ट्रेट नहीं गया। तो किधर गया, एक बार टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं टू द इंटरफेस, तो उसकी तरफ झुक गया नॉर्मल की तरफ, और दूसरे केस में अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ। तो दोनों केसेस को आपको याद रखना है। इसी चीज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। व्हाट डज रिफ्रैक्शन मीन्स, रिफ्रैक्शन मीन्स द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन मीडियम चेंजेस। सिंपल, आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी आप कभी मीडियम को चेंज करेंगे तो आपका जो रे ऑफ लाइट होता है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, बेंड हो जाता है, ठीक है। किधर बेंड होता है, कब बेंड होता है, दैट विल डिपेंड कि आप कौन से मीडियम से किधर भेजा है, कौन से मीडियम में भेजा है। तो आपको हमने दोनों केसेस बता दिए। अच्छा, अगर आपने इस दोनों केसेस को एक साथ कंबाइन कर दिया तो आपको ये रेक्टेंगुलर ग्लास का जो बेसिकली होता था आपके पास, वो वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप इस वाले में बहुत अच्छे तरीके से देखें तो देखिए आपके पास रेक्टेंगुलर ग्लास, ये रहा, देखिए रेक्टेंगुलर ग्लास। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखें तो एक इंसिडेंट रे आ रही है इस तरीके से, ये आपके पास नॉर्मल हो गया, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया। वाई, बिकॉज इट इज एयर आउटसाइड, और वो क्या आपके पास रेयर मीडियम है, अंदर क्या है आपके पास ग्लास, विच इज ए डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आया तो ये क्या हुआ है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ। देखिए स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था बट ऐसे गया नहीं, ये इस वाले पाथ को फॉलो नहीं किया, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया। वहीं पे यहीं पे देख लीजिए, अब कुछ इस तरीके से यहाँ तक आया, उसके बाद ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गया, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, इस तरह से सीधा जाना चाहिए था इधर, बट इस वाले पाथ को फॉलो नहीं किया, ये स्ट्रेट नहीं निकल कर क्या हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। अवे फ्रॉम नॉर्मल बोले तो अपने नॉर्मल से दूर चला गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, कि जब आपके पास मीडियम चेंज हो रहा है तो आपके पास जो लाइट है वो बेंड हो रहा है, वो अपने पाथ से डेविएट हो रहा है। आई ना बात इतनी समझ में। चलिए, इसी की सारी यहाँ पे आपके सामने जो लाइनें हैं वो लिखी गई है। तो इसमें कहा जाता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ लाइट रे बेसिकली passes through a glass, passes through a glass slab, the light ray is refracted as it enters and leaves the glass slab.
तो आपने यहाँ पे देखा जैसे जैसे लाइट आ रही है ग्लास स्लैब के अंदर जा रही है फिर वो बाहर निकल रही है, लेकिन कैसे, डेविएट होकर। 2 बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो है वो हुआ, एक पॉइंट यहाँ पे ओ पे, और इस वाले पॉइंट का नाम नहीं है तो लेट से ओ डैश बोल दीजिए, कुछ और भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया, बिकॉज यहाँ पे रेयर से डेंसर था और यहाँ पे क्या है, डेंसर से रेयर मीडियम। ठीक है, इतनी बात डन है। ओके, आइए आगे की बात करते हैं। अब इसमें हमसे और कुछ चीजें कही जा रही हैं, जैसे कि ए लाइट रे पासिंग थ्रू इट्स इट इज डिस्प्लेस्ड बट इट्स डायरेक्शन इज नॉट चेंज्ड। बहुत बड़ी प्यारी लाइन है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए, अगर आपने बड़े प्यार से देखा तो भी ठीक है, नहीं देखा तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देख लीजिएगा, जैसे अगर इस वाले को मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये जो लाइन आ रही थी ओरिजिनल वाली, ये वाली, अगर मैं इस तरीके से इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ऐसे ही जाती है ना, ऐसे ही जाती भाई, अच्छे से देखना। तो एक तो ये वाली लाइन को बड़े प्यार से देखिए, और एक जो फाइनल वाली जो निकली हुई लाइन है उस वाली लाइन को ध्यान देखिए। इन दोनों का ना डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, वाई, बिकॉज दोनों ही आपके पास क्या है, पैरेलल लाइन है। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई ये पैरेलल लाइन है ना, आपको कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलता है हमारे पास यहाँ से, ये वाले एंगल आपके पास आई होता है और ये वाला भी एंगल आपके पास ई होता है, इमरजेंस एंगल बोलते हैं इसको हम। तो एंगल आई जो है वो एंगल ई के बराबर होता है, एंगल आई जो है वो आपके पास एंगल ई के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, अब ये हमें पता कैसे चलता है, तो ये हमने आपको लास्ट चैप्टर में प्रूफ भी करवा दिया है स्नेल्स लॉ को यूज करके, राइट। तो ये कहानी हो गई आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास में से रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। अच्छा, एक चीज का बहुत प्रॉपर से ध्यान से रखिएगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर ग्लास इज टेकन, द emergent ray and the incident ray if extended they are parallel to each other. It means they have same directions. Parallel lines के डायरेक्शन हमेशा सेम होते हैं, राइट। but in case of triangular prism in case of triangle prism it is not observed। कहने का मतलब है, अगर आप एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लेते हैं और उसमें रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, बिल्कुल सेम यही वाली कहानी करवाते हैं, तो दोनों पैरेलल लाइन नहीं दिखाई देते हैं। ये जो इंसिडेंट रे उसको एक्सटेंड करें और जो इमरजेंट रे है वो दोनों पैरेलल दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके पीछे का जो रीजन है, लॉजिक है, वो रहता है कि इसमें अगर आप देखें जो अपोजिट फेसेस है, ये वाले और ये वाले, पी क्यू और एस आर, ये दोनों ही जो फेसेस है वो पैरेलल है एक दूसरे के। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल पैरेलल है। और जब पैरेलल होते हैं तभी आपके पास जो रेज है वो पैरेलल निकलते हैं, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बट अगर जैसे कि ट्रायंगुलर की बात करी मैंने, तो ट्रायंगुलर तो ऐसे है भाई, तो अपोजिट फेसेस तो पैरेलल है ही नहीं है वहां पे भाई, देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे देखें, ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल है? नहीं, ये तो यहीं पे मीट कर जा रहे हैं। पैरेलल लाइन क्या होंगे, जो मीट नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम डिस्टेंस से एक दूसरे के बीच में जो सेम डिस्टेंस है वो हमेशा सेम ही रहता है, राइट। ओके, तो अब क्योंकि ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करें और जो इमरजेंट रे निकलता है दोनों ही पैरेलल नहीं होते। इतनी बात समझ में आई? डन है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे हमने आपके लिए लिख भी दिया है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है उस चीज को देखिए। इसमें कहा जाता है दिस इज बिकॉज टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए ग्लास स्लैब्स आर पैरेलल। कहने का मतलब ये है कि ऐसा इसलिए होता है, वो डायरेक्शन इसलिए चेंज नहीं करते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास में क्योंकि उनके अपोजिट फेसेस क्या रहते हैं आपके पास, पैरेलल रहते हैं। देखिए, लिखने का काम तो यहाँ से आप करते जाइएगा, मेन चीज आप समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, समझते जाइएगा। नेक्स्ट है, इफ टू स्लाइड्स through which the light ray enters are not parallel as in case of triangular, this is not slides, this is sides। ठीक है ना, यहाँ से L कोड आ दीजिएगा, गॉट इट। तो ये कहानी, अगर दो साइड पैरेलल नहीं होंगे तो आपके पास जो पैरेलल कंडीशन आपके पास ग्लास स्लैब में दिख रहा है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म में नहीं दिखेगा। तो कैसे नहीं दिखेगा, ऐसा क्या होगा वहाँ पे, बस वही चीज़ें अब हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए आगे की जो बात है वो हम कर लेते हैं यहाँ पे। और अब हम आ जाते हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। देख लीजिए, तो ये रहा आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म, और इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, बट हम आपको कंफ्यूज नहीं होने देंगे। आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से अलग से समझा देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सिस्टम जो है वो देखने को आपको मिलेगा,
ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा हमें क्या लेना है, एक प्रिज्म लेना है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक प्रिज्म लेना है। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। वहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें लिखी हुई थी हम आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे। बस बड़े प्रॉपर तरीके से आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देते हुए चले जाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको। अब देखिए सबसे पहले देखिए टू अपोजिट फेसेस, या तो आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, या फिर ये और ये ले सकते हैं, या फिर ये और ये ले लीजिए, मर्जी आपकी है। तो ये वाला हमारे लिए बेस्ट रहता है ऊपर ऊपर समझने में, तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, कंसिडरेशन में ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रे को लाते हैं, और ये रे आपके पास रे, ध्यान समझिएगा, कभी भी हमें बेसिकली इंटरफेस के परपेंडिकुलर जो साइड्स होते हैं उसके परपेंडिकुलर फॉल नहीं करवाना है। चलिए उसके कंडीशन भी हम आपको समझा देते हैं क्यों नहीं करवाना है। देखिए अगर आपके पास ये एक इंटरफेस है, ठीक है ना, और इधर आपके पास रेयर मीडियम है, और इधर अगर आपके पास डेंसर मीडियम है, अच्छे समझते जाइएगा। ठीक है, और ये अगर आया इंसिडेंट रे, ये आपके पास नॉर्मल, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा। बट अगर मैं ऐसा कर देता हूँ कि ये तो आपके पास नॉर्मल था, ये आपके पास नॉर्मल था, और जो इंसिडेंट रे है उसे मैं इधर से ना लाकर, ध्यान समझिएगा, मैं उसे इधर से ना लाकर यहीं से ले आऊँ, ये जो आपके पास नॉर्मल था ना उसी के साथ ले आऊँ, तो ये जो एंगल यहाँ पर बनता था आई, वो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे शिफ्ट होकर यहाँ से ऐसे निकल रहा है। तो आई जो हो गया वो तो 0 डिग्री हो गया भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहे हैं हम, वो 0 डिग्री हो गया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर वो तो 90 डिग्री पे गिर रहा है। नहीं, 90 डिग्री पे ये जो इंसिडेंट रे है वो 90 डिग्री पे है, बट किसके, साइड्स के, जिस साइड पे वो गिर रहा है, जिस इंटरफेस पे वो गिर रहा है। बट एक्चुअल में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके साथ मेजर किया जाता है, नॉर्मल के साथ। तो ये जो नॉर्मल वाला एंगल ऑफ आई है वो 0 हो जाता है, और जिस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है उस केस में आपके पास जो रे है वो बेंड नहीं होती है, या तो बिल्कुल, या तो क्या बिल्कुल 100% ही स्ट्रेट चली जाएगी। तो उसी प्रकार से अगर आप इस वाले फेस की बात करें और आपको ऐसा लगता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रे लाएंगे इस तरीके से, और अगर ये इंटरफेस पे ऐसे 90 डिग्री पे हुआ, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ, अगर 90 डिग्री हुआ तो ये सीधा स्ट्रेट चला जाएगा, यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है टुवर्ड्स नॉर्मल वगैरह ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक डन है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यही काम यहाँ पे करके हम दिखाएंगे कि किस तरीके से किसी एंगल पे अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस डालते हैं प्रिज्म पे तो किस तरीके से यहाँ पे जो काम है वो होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये क्या है हमारे पास, बेसिकली इंसिडेंट रे है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी हम बनाएंगे, ये हमारा इंसिडेंट रे है। ठीक है ना, ये कौन सा है हमारे पास, इंसिडेंट रे है। ठीक है, अच्छा, ये जो इंसिडेंट रे है वो इस वाले फेस पे पड़ रहा है, इस वाले साइड पे पड़ रहा है। तो अब मेरे को क्या करने की जरूरत है भाई, नॉर्मल भी बनाने की जरूरत है। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द साइड, है ना। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर एक लाइन बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, गॉट इट, ये आपके पास नॉर्मल है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एन। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो एंगल है वो आई का काम करेगा, नॉर्मल के साथ जो एंगल इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसे हम इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये वही वाले डायग्राम में बना रहा हूँ जो अभी आपको वहाँ पे रेक्टेंगुलर सॉरी ट्रायंगुलर ग्लास फ्रेम से रिफ्रैक्शन जो दिखाना था उसके। ठीक है ना, अच्छा आगे बात बताइएगा, अगर ये सीधा जाना चाह रहा है तो बाहर तो रेयर मीडियम है, बाहर तो हवा है, और क्योंकि ये ग्लास है तो अंदर वाले को हम क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम कहते हैं। लेट से ये जो ट्रायंगल है उसे हम ABC की नेमिंग कर देते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है ना, अच्छा, अब यहाँ से ये सीधा नहीं जाकर किधर जाएगा भाई, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा, बताइए हाँ या नहीं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि रेयर मीडियम से हम डेंसर मीडियम की ओर जा रहे हैं। तो आपको आपकी बार यहाँ से कुछ इस तरह से बनाना है। वैसे तो इसकी टेंडेंसी थी भाई मैं सीधा चला जाऊँ, ऐसे चला जाऊँ, लेकिन ये ऐसे गया नहीं। ठीक है ना, फिर भी मैं इसको मीट करवा के दिखा देता हूँ आपको। इसकी टेंडेंसी थी बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट जाने की, इस तरीके से स्ट्रेट जाने की थी, लेकिन ये स्ट्रेट गया नहीं। ये जो डॉटेड लाइन अभी मैंने यहाँ पे बनाई, ये जो ग्रीन लाइन जा रही है वो स्ट्रेट गया नहीं, क्या हो गया, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया। ऐसे समझना है यहाँ से, ऐसे कि ये ऐसे आ रही थी, जाने थे ऐसे, लेकिन ये टुवर्ड्स नॉर्मल इसकी तरफ, ये जो नॉर्मल है ना N1 उसकी तरफ जो है वो बेंड हो चुका है। आइए दूसरी बात समझाते हैं हम आपको। अब यहाँ पे, यहाँ वाले पॉइंट की बात करेंगे। इस वाले पॉइंट पे आपने रिफ्रैक्शन देख लिया, ये वाला नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या आपके पास रिफ्रैक्टेड रे, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं।
इसको मैं I1 बोल दूंगा, R1 बोल दूंगा। क्यों R1? क्योंकि रिफ्रैक्शन 1 है। अभी एक और R2 यहाँ पे जो आपके साथ बनने वाला है। अच्छा, एक और नॉर्मल जो है लाइन हमें बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको रिफ्रैक्शन दिखाना है, उस पॉइंट पे सबसे पहले आप 90 डिग्री का जो एंगल है वो बना दें। मतलब बोले तो एक क्या कहते हैं इसे, नॉर्मल जो लाइन है उसे आपको सबसे पहले ही बनाने की ज़रूरत है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक बार ये वाली चीज़ें सारी अच्छे तरीके से समझ गए ना कि कहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसके बाद आगे की चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। और यहाँ पे आपको समझ में आएगा, अब हमें कि रिफ्रैक्टेड रे देखना है। तो देखिए ये रे यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये नॉर्मल है। जब डेंसर मीडियम से आप बाहर जाएंगे तो रेयर मीडियम वापस मिलेगा मेरे को देखने को, बाहर वापस हवा में जा रहे हैं हम, तो डेंसर से रेयर मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, देखा ना। बिल्कुल जो कंसेप्ट आपने रिफ्रैक्शन में देखा वही कहानी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो वैसे तो ये नॉर्मल ये है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं, किधर जाना चाहिए, अवे फ्रॉम नॉर्मल। किधर जाना चाहिए भाई, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये देखो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये कहानी हो गई आपके पास, देखिए। अच्छा, ये वाला जो एंगल है वो आपके पास R2 के नाम से जाना जाता है, और ये वाला एंगल जो है वो E के नाम से जाना जाता है। अब बोलेंगे सर यहाँ से निकल रहा है तो ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए था, बट एक्चुअल में इधर से जा रहा है और यहाँ से निकल गया। जब दूसरे पॉइंट पे देखते हैं तो ऐसा कंसिडरेशन लेते हैं कि इधर से जा रहा है और इधर से निकल गया, तो एंगल I और E ये दोनों बिल्कुल सेम सेम होते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलता है। अब ध्यान समझिएगा, कि यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर मैंने इसको एक्सटेंड करा, ये वाली चीज़ें, ये रे लाइन और एक ये वाला जो फाइनल वाला इमर्जेंट रे है, क्या ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो अपोजिट फेसेस होते हैं स्पेक्ट्रम के, वो आपके पास क्या रहते हैं, यस, वो आपके पास पैरेलल नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा, क्यों क्या है, पैरेलल तो है ही नहीं, है ना। तो आपके पास ये जो पैरेलल लाइन निकलने वाली थी वो नहीं निकला ट्रायंगुलर प्रिज्म के केस में, बट यही चीज़ आपको उसमें देखने को नहीं मिलता, उसमें पैरेलल रेज निकलते हैं। आइए, अगर आपके पास ये जो फाइनल इमर्जेंट रे है उसको अगर आप बैकवर्ड एक्सटेंड करें पीछे की तरफ, तो देखिए कहाँ पे जाकर मीट करता है ये वाली लाइन, ये कहीं इधर जाकर मीट करेगा इस तरीके से। अच्छा, ये रहा इंसिडेंट रे और ये रहा बैकवर्ड रे, ठीक है ना। कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक एंगल बनता है जिस एंगल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस डेल्टा इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं हम इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखिए, यही सेम चीज़ आपको वहाँ पे बना हुआ दिख रहा था PDF में अभी, है ना। ठीक है, अच्छा, और सुनिएगा बड़े प्यार से। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जिनको आपको नेमिंग देनी है, जैसे कि ये हो गया आपके पास इमर्जेंट रे, ये क्या हो गया आपके पास, इमर्जेंट रे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये आपके पास इंसिडेंट रे हो गया, ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये आपके पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो आप पॉइंट देकर इनकी नेमिंग कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास ये A हो गया, ये वाला पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये वाला पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट E है ना। अच्छा, ABC की नेमिंग हमने पहले ही कर दी थी, तो ABCD तो रहने दीजिए, है ना। A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो यहाँ पे D बोल दीजिए, यहाँ पे E बोल दीजिए, यहाँ पे F बोल दीजिए, यहाँ पे G बोल दीजिए, यहाँ पे H बोल दीजिए। इस तरीके से पॉइंट्स की नेमिंग कर दीजिए। तो आप बोलेंगे DE क्या है, इंसिडेंट रे है, F क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, क्या है वो, रिफ्रैक्टेड रे है। उसके बाद FG क्या है, इमर्जेंट रे है। उसके बाद दिस एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एंगल A। एंगल A हियर रिप्रेजेंट्स एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं हम इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इतनी बात डन है। नेक्स्ट एंगल I, नो डाउट एंगल I इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, ओके डन। नेक्स्ट है आपके पास एंगल E। एंगल E इज व्हाट, एमर्जेंट एंगल, ठीक है ना, एमर्जेंट एंगल, ठीक है, एमर्जेंट एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। और R1 और R2 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। R1 और R2 क्या है आपके पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये जो चीज़ है डेल्टा को मैंने आपको बता दिया एंगल ऑफ डेविएशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इतनी सारी चीज़ें थी इसमें जो हमने आपको एक सेपरेटली अलग से समझा दिया। अब अगर आप वापस PDF में आते हैं तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए वापस हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि ये रहा भाई हमारे पास सारा वही सेम चीज़ें आप देख सकते हैं।
अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया गया, एक्स्ट्रा क्वायर तो कुछ नहीं है, इस वाले हमने एंगल को आपको रिप्रेजेंट करके बता ही दिया है कि भाई ये जो चीज़ है वो क्या आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, इसको हम डेल्टा 1 और इसको हम डेल्टा 2 के नाम से बोलते हैं, और ये जो डेल्टा होता है वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो बड़ी ही छोटी सी चीज़ है, इस वाले ट्रायंगल को देखिए एम पी क्यू, यहाँ पे नेमिंग अलग है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस तरह से है यहाँ पे चीज़ें, ये आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन है। इसको अगर मैंने डेल्टा 1 बोला, इसको अगर हमने डेल्टा 2 बोला, सो यहाँ पे आपने इस वाले ट्रायंगल में एम पी क्यू में, है ना, एम पी क्यू में अगर आपने एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया तो आपको पता चल जाएगा ये जो डेल्टा है वो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के सम के इक्वल है भाई। देखिए एक्सटीरियर एंगल है, अपोजिट टू एंगल्स यही तो हैं, इसको छोड़ दो, अपोजिट टू एंगल्स ये वाले दोनों हो गए, इनके सम के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आई होप ये वाली पूरी की पूरी फिगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको बनाना भी आ गया होगा। मैंने जानबूझकर उसमें टाइम लगाकर आपको बनाया है, बनवाया है एक एक चीज़ कि ये जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डायग्राम इसका ये जो फिगर होता है वो बना नहीं पाते, बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ों की और हम बात करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब ऐसे ऐसे हम फैक्टर की बात करेंगे जो बताएगा कि ये जो डेविएशन है वो कितना होगा, ये वाला जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये जो डेल्टा हमने आपको बताया यहाँ पे, ये जो डेल्टा है वो कितना होगा, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। अब ये कम और ज़्यादा कैसे होगा, ध्यान समझिएगा, ये कम और ज़्यादा कैसे होता है। देखिए ये तो फिक्स है भाई, ये वाली जो लाइन है वो फिक्स है। अब भाई चेंज हो रहा है तो हो कौन रहा है, समझाता हूँ मैं यहाँ पे, बेटा साइड हो जाओ, आप भी साइड हो जाओ, आप भी, ठीक है ना, इस तरीके से, अरे हो जाओ भाई, क्या क्या लेके मानेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर ये वाली लाइन यहाँ से गई है तो पीछे किया तो यहाँ पे आ गया ये वाला, तो ये वाला एंगल बन गया, ये वाली फिक्स समझना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि कहीं से भी करेंगे वो वाला फिक्स ही एक्सटेंड होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ना जाकर ये यहाँ से गया होता, यहाँ से, तो ये इधर आता, तो फिर आपको ये वाला एंगल देखने को मिलता है एंगल ऑफ डेविएशन के नाम पे। अगर ये और भी ज़्यादा ऐसे बेंड हो गया होता, और भी ज़्यादा बेंड हो गया होता, यहाँ नहीं यहाँ पे हो गया था, तो ये पीछे बैकवर्ड होगा तो ये वाला एंगल आएगा। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, और कभी कुछ है कभी कुछ है। चीज़ें क्लियर हो रही ना, तो ये कहानी है आपके पास, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें हैं भाई आपके पास, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन की कहानी, कि एंगल ऑफ डेविएशन जो वो चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता है, क्यों, क्योंकि इमर्जेंट एंगल ये जो है वो खुद को चेंज करता रहता है, ठीक है। अच्छा ओके, अब आगे की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन। वही चीज़ है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर आ जाते हैं कि भाई ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसको चेंज होना पड़ता है। तो सबसे पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई जिस एंगल से आप क्या करके फॉल करवाते हैं, कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता है कब, जब आप एंगल ऑफ डेविएशन को चेंज कर, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन और, अच्छा सॉरी, कहते हैं आई जो है एंगल ऑफ आई अगर आप चेंज करते हो तो जो एंगल ऑफ डी है, बोले तो एंगल ऑफ डेविएशन है, वो भी चेंज होता है। जिस हिसाब से आप आई को चेंज कीजिएगा उस हिसाब से ही आपके पास क्या होगा, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी चेंज होगा। देखिए सिंपल सी बात है, अभी तो मैंने आपको बोला था कि भाई आप इसको फिक्स रख सकते हो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहीं पे फिक्स रखा तो हमेशा यही लाइन होगा, और इसको चेंज करेंगे तो वो चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर मैं इसी को चेंज करता गया तो भाई साहब ये वाला एंगल पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली चीजें हो गई कि आपको तुरंत समझ में जो है वो आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा, जिस हिसाब से आप एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर अ गिवन एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द एंगल ऑफ प्रिज्म। याद कीजिए एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में अभी हमने आपको बताया कि ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो जिस हिसाब से एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाइएगा, एंगल ए की वैल्यू बढ़ेगी, उसी हिसाब से आपके पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसकी वैल्यू भी चेंज होती है। तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है कि भाई एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो भी बढ़ता है, ठीक है ना, कब, जब आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो भी बढ़ता है, चेंज होता है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल। अब ध्यान रखना यहाँ पे एक बड़ी प्रॉपर सी चीज़ है कि जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई ये जो मटेरियल है जैसे ग्लास है तो इसका इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पिछले चैप्टर में ये सारी चीज़ें के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है ना। अच्छा,
पानी का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास, वाटर का, ग्लास का अलग है, एयर का अलग है, बाकी सारे जितने भी मटेरियल उनके जो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो मटेरियल किस मटेरियल से बना होता है प्रिज्म, उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना आएगा, कम आएगा या ज़्यादा आएगा। तो इसमें भी कहा जाता है फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल। तो जिस हिसाब से प्रिज्म का मटेरियल चेंज कीजिएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ते ही आपके पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपके पास वेवलेंथ। वेवलेंथ का उल्टा इफेक्ट पड़ता है, ध्यान समझिएगा, वेवलेंथ का क्या करता है, उल्टा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, आगे अभी हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट की बात करेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आएंगे। यहाँ पे गया, ये वाला गया, कभी कम बैंड होता है कभी ज़्यादा बैंड होता है, वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। तो जिस कलर के लाइट की वेवलेंथ कम होगी वो ज़्यादा बैंड होगी। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे वैसे तो, बट अभी आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अगर जो लाइट है अगर उसकी वेवलेंथ कम हो रही है, अगर वेवलेंथ कम हो रही है, चलिए बढ़ा देते हैं, अगर बढ़ रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन कम हो जाएगा, और अगर एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रही है तो 100% उसका जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगा। मतलब एक दूसरे के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं। कहने का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको रिफ्रैक्शन करवा दिया, किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू, और जिसको रिफ्रैक्शन समझ में आ गया प्रिज्म के थ्रू, उसके बाद आगे की चीज़ें तो वैसे भी आसान हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है आपके पास, इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। इसको हम क्या कहते हैं भाई, डिस्पर्जन। अब ये डिस्पर्जन कैसे हुआ तो समझा देते हैं। डिस्पर्जन का मतलब क्या है, तो डिस्पर्जन का मतलब यहाँ पे हमने आपके लिए लिख दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। लिखा हुआ तो आपके पास किताबों में भी है ना, PDF में भी लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगे, बट मेन चीज़ आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए भाई हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं फिर से हमारे पास प्रिज्म है, क्या है हमारे पास, प्रिज्म है। ये आपके पास एक प्रिज्म दिख रहा है, ये वाला है ना, ये वाला मान लीजिए एक प्रिज्म है। तो प्रिज्म से अगर आपने एक सनलाइट को पास करवाया, एक्चुअली सनलाइट कॉन्स्टिट्यूट 7 कलर्स विच इज कॉल्ड विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। फिर से सुन लीजिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर से मिलकर बने होते सनलाइट, है ना। ये 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर का मिक्सचर होता है कौन, सनलाइट। जब आप इस सनलाइट को पास करवाते हैं किससे, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंट से, यहाँ पे ये वाला नॉर्मल का काम करेगा, बिल्कुल फिर से रिफ्रैक्शन ही हो रहा है और कुछ नहीं, एंगल आई, ठीक है ना। तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगा, फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा इस तरीके से, और ये वाला नॉर्मल हो गया और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा। तो यहाँ पे बस, यहाँ के बाद ये यहीं पे एक्चुअली ये स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं पूरा, और बाहर निकलते निकलते पूरी आपको स्प्लिटेड फॉर्म में 7 बैंड ऑफ कलर्स दिखते हैं। क्या दिखता है आपको, बैंड ऑफ कलर्स। देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। ये XY वैसे दिखाया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो चीज़ आपको दिख रहा है डिस्पर्जन, यहाँ पे डिस्पर्ज हो गया था। डिस्पर्ज का मतलब होगा कि फैल गया था, अलग अलग डिस्पर्ज हो गया था, फैल गया था एक तरीके से, ठीक है ना। तो व्हाइट लाइट थी, टूट जाना, स्प्लिट हो जाना, मेन चीज़ है स्प्लिट हो जाना। ये सनलाइट है, अपने जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट इनके कलर्स थे वो उसी में क्या हो गए, ये टूट गए, स्प्लिट हो गए। तो जब स्प्लिट हो गए तो सबकी वेवलेंथ, सारे कलर की वेवलेंथ अलग अलग थी, तो कोई ज़्यादा बैंड हुआ, फिर उससे कोई कम बैंड हुआ, और कम और कम और कम और कम, और ये जो रेड वाली है वो सबसे ज़्यादा कम बैंड हो गया है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज़्यादा बैंड होगा, यस, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज़्यादा बैंड होगा, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम बैंड होगा। तो इन 7 रंगों में से, 7 कलर्स में से आप देख सकते हैं इजीली कि कौन सा कलर ज़्यादा बैंड हुआ है। यहाँ से जा रहा था ऐसे करके तो सीधा चला जाना चाहिए था, सीधा नहीं गया, बैंड हो गया, कौन, वायलेट। तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। इंडिगो इसकी इससे ज़्यादा है, वायलेट से ज़्यादा है, ऐसे करते ऊपर चलते जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी।
आ रही बात समझ में? और ऊपर से नीचे आएंगे तो वेवलेंथ घटती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो विबग्योर दिख रहे हैं आपको 7 कलर एक साथ रेनबो वाले कलर, वही है, ये रेनबो है। रेनबो में भी जो नेचुरल रेनबो होता है उसमें भी यही प्रोसेस होता है, बिल्कुल सेम सेम। बोलोगे सर वहाँ पे प्रिज्म लेकर कौन न्यूटन अंकल खड़े रहते हैं? ना बाबा ना, न्यूटन अंकल खड़े नहीं रहते। एयर में जनरली आपने देखा होगा जो रेनबो बनता है, ये रेनबो जो बारिश के टाइम के बाद भी बनता है, जैसे रेनबो बारिश हुई और उसके जस्ट बाद आपको रेनबो दिखाई देने को पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर में ना वाटर के कुछ जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सस्पेंडेड रह जाते हैं, छोटे 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 छोटे, और वो काम करते हैं एक प्रिज्म की तरह, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करवाते हैं, लाइट डिस्पर्स हो जाता है और आपको 7 कलर जो है वो आपको एक साथ जो है वो देखने को मिलता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है, यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक स्क्रीन है जिसमें आपको ये जो 7 कलर है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, उसमें आपको ये जो 7 कलर है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बैंड ऑफ कलर है, ये जो बैंड ऑफ कलर है, इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम के नाम, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ओवरऑल अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ एक तरीके से चैप्टर का नाम क्लियर करवाया है, देख रहे हैं, अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का जो नाम है उसे ही क्लियर करवाया है कि इस स्पेक्ट्रम हम किसे कहते हैं। तो जब डिस्पर्स हो जाती है वाइट लाइट और अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है तो उससे जो हमें एक बैंड मिलता है, उस बैंड को कलर ऑफ बैंड रहता है, कलर ऑफ बैंड, 7 कलर ऑफ बैंड, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल रही है, ओके, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। और आगे हमारे पास दो तरह के हैं प्रिज्म, एक स्पेक्ट्रम, सॉरी, एक होता है प्योर स्पेक्ट्रम और एक होता है इम्प्योर स्पेक्ट्रम। जैसे कि आपको ये जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है, ये जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है, ये जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं, यस, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा भाई वायलेट, इंडिगो, सारे कलर अलग अलग दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, वो अच्छे से देख लेना, दिख रहे हैं सारे कलर, क्या आपके पास सेपरेटेड आउट है। तो प्योर और इम्प्योर क्या है वो चीज देखना। प्योर वाले में क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम इन विच वेरियस बैंड्स ऑफ कलर हैव शार्प वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, ये बिल्कुल प्योर एक तरीके से बैंड स्पेक्ट्रम दिख रहा है, ये एक तरीके से प्योर स्पेक्ट्रम हो गया। क्यों? क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर बाउंड्री दिख रहा है कि हाँ भाई यहीं तक जो है वो वायलेट है, यहीं तक जो आपके पास इंडिगो है, यहीं तक आपके पास ब्लू है, यहीं तक आपके पास ग्रीन है, यहीं तक आपके पास येलो है, यहीं तक आपके पास ऑरेंज है, उसके बाद यहाँ तक आपके पास रेड है। तो आपको एक बाउंड्री दिख रही है जो सेपरेट कर रहे हैं 7 के 7 कलर्स को। तो इस टाइप के जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसे हम प्योर स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। वहीं पे पहला कलर, दूसरा कलर, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह बिल्कुल सारे कलर आपस में लगभग लगभग मिक्स हो जाते हैं, उसमें से आपको कई कलर गायब भी होते हुए दिखाई देंगे, सातों के साथ नहीं दिखते हैं। और ये ऐसा हमें एक्चुअल में जो रियल रेनबो बनता है, बस वहीं पे ये जो चीज़ है वो देखने को मिलता है कि पहला कलर दूसरे कलर के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, उनके बीच में एक परफेक्ट बाउंड्री जो वो देखने को नहीं मिलता, दूसरा तीसरे के ऊपर, ऐसे करते करते 7 कलर्स आपस में लगभग लगभग क्या हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस बन जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच का जो बाउंड्री है वो गायब हो जाता है। तो हमें पता ही नहीं चलता कि पहला कलर कब खत्म हुआ और दूसरा कलर कब स्टार्ट हुआ, पहला कलर कब खत्म हुआ दूसरा कलर कब स्टार्ट हुआ। इस तरह से देखते हैं तो वो जहाँ पे हमें पैटर्न बहुत मतलब अलग दिखता है, और इसमें आपको शार्प बाउंड्रीज दिखते हैं। जब आपको शार्प बाउंड्रीज दिखे, सारे कलर सेपरेटेड आउट हो, तो उस केस को हम कहते हैं प्योर स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम बता दिया क्या होता है, प्योर कब कहेंगे, जब बाउंड्रीज दिखेंगे अलग अलग, बिल्कुल सेपरेटेड कलर दिखेंगे। वहीं अगर मिक्स हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे, तो उस केस को हम कह देते हैं इम्प्योर स्पेक्ट्रम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लिखने की बात आती है तो वो चीज़ तो आपको मतलब क्या ही बताऊँ, होशियार हो ही, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कहा जाता है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास्ड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर इट गिव्स ए प्योर स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है जिसके थ्रू अगर आप भेजते हैं लाइट को तो आपको एक प्योर स्पेक्ट्रम जो है वो देखने को मिलता है। ये बीम नहीं, बीम है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट दैट प्रिज्म इटसेल्फ प्रोड्यूस नो कलर, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स के नाम से भी जानते हैं। क्या कहेंगे हम इसको, रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है सर रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स, तो लाइट्स की जगह यहाँ पे आप लिख सकते हैं विबग्योर, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा जब हमने सनलाइट को बोले जिसको हम व्हाइट लाइट कहते हैं, उसको अगर हमने एक प्रिज्म से पास करवाया तो डिस्पर्जन हुआ, अपने कलर्स में स्प्लिट हो गए और 7 कलर्स का आपको एक बैंड दे दिया जिसे हमने स्पेक्ट्रम बोला। तो क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि मैंने 7 कलर्स को एक साथ भेजा
और उन सातों कलर वापस डिस्पर्स ना होकर एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाएंगे और मर्ज होकर वापस मुझे वाइट कलर दे दे। हाँ सर, ऐसा पॉसिबल है, बट उसके लिए एक प्यारा सा कंडीशन है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये वाला कंडीशन देखिए, दिख रहा होगा आपको, ये रहा प्रिज्म, हमने भेजा वाइट लाइट, यहाँ पे हुआ होगा बिल्कुल नॉर्मल, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया। अब यहाँ पे आया तो आपको प्रिज्म ना दूसरे साइड से उल्टा करके रखना, इस तरीके से प्रिज्म को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। जैसे आप उल्टा करेंगे तो फिर से वही वाली कहानी, ये हो गया नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है ना टुवर्ड्स नॉर्मल, उस तरीके से आगे चला जाएगा, कुछ इस तरीके से गया और सीधा निकल कर चला गया। अवे फ्रॉम नॉर्मल टू वो एंगल के हिसाब से देख लेंगे, बट अभी फिलहाल आपको यहाँ पे फिलहाल अभी आप क्या देख लीजिए कि भाई आ रहा है इंसिडेंट रे एज वाइट लाइट और गया, निकला भी तो कैसे वाइट लाइट ही, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, रिकॉम्बिनेशन ही तो हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, है ना, ये आपके पास वाइट लाइट थी और निकल कर भी क्या है आपके पास वाइट लाइट। ऐसा नहीं कि वाइट लाइट ही निकला है, यहाँ पे तो आपके पास विबग्योर ही निकला है। वापस हमने जब विबग्योर को उल्टे प्रिज्म से पास करवा दिया था, हमें वाइट लाइट वापस मिल गया। बस इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ विबग्योर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लाइट इटसेल्फ प्रोड्यूस नो कलर, कि लाइट ही आपके पास कोई कलर नहीं दे रहा है ना, वाइट लाइट निकल कर आ रही है, जो वाइट था वही आपके पास वाइट लाइट निकल कर आ रही है। तो वही चीज़ है, आप नोट्स बना लीजिएगा, रीडिंग वगैरह, ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, यहाँ से भी आप रीडिंग वगैरह ले लीजिएगा। ये तो बस वैसे हवा हवा में बना दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन्स कलर डिस्क। चलिए, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है जो बताता है कि जो लाइट जो होते हैं वो खुद कलर नहीं प्रोड्यूस करते हैं। अब बात आती है कैसे, जैसे कि आपको एक डिस्क दिख रहा होगा, इस डिस्क में कलर दिख रहे होंगे, बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे करके घुमा दिया या फिर किसी मान लीजिए ड्रिल मशीन में पिन करके और उसको तेज से घुमा दिया, पहले हम स्लो स्लो घुमा रहे हैं, जब आप स्लो स्लो घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा ऑल द कलर्स आर विजिबल परफेक्टली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। थोड़ा सा और तेज़ किया तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, धुंधला सा, थोड़ा सा डिम सा लगेगा, उसमें थोड़ा सा ब्लरी जैसा फील होने लगेगा। लेकिन और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया तो सर लेकिन कितना तेज़, ध्यान समझिएगा, कितना तेज़। अगर मैं और भी ज़्यादा तेज़ किया, और भी ज़्यादा तेज़ किया, और भी ज़्यादा तेज़ किया, कितना तेज़, ध्यान समझिएगा। एक टाइम मैं इतना तेज़ कर दूंगा कि ये जो सारे कलर हैं वो गायब हो जाएंगे और आपको वाइट कलर दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा, वाइट कलर दिखाई देगा। तो सर कितना तेज करेंगे कि हमें वाइट कलर दिखाई देगा, आओ समझाते हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो आपको एक बार परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है वो जरूर समझना पड़ेगा। वैसे परसिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है 1/16th ऑफ अ सेकेंड होता है, और एक होता है क्या कहते हैं इसको, ये तो परसिस्टेंस ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन नहीं है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है ये। ठीक है ना। ओ वेट, हियरिंग में, यहाँ पे हियरिंग की तो वैसे भी कोई बात नहीं हुई, ये सही है, बिल्कुल सही है, ये परसिस्टेंस ऑफ विजन ही है, यहाँ पे देखने की ही बात हो रही है। ठीक है ना, बहुत सही। चलिए, बिल्कुल सही है, यहाँ पे सारी चीज़ें, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया। चलिए, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमारे आँख जो है, ह्यूमन आई है, उसके ठीक पीछे, ह्यूमन आई या आगे फ्रंट के ठीक पीछे, इसके अंदर में जाके एक पार्ट है जिसको बोलते हैं रेटिना। वहाँ पे कौन सा रॉड्स पाए जाते हैं, सेल्स होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, इमेज का फॉर्मेशन होता है। जो भी चीज़ हम देखते हैं वो रेटिना पे जाकर बनता है और फिर वो सिग्नल भेजता है नर्व एंडिंग के थ्रू, नर्व सेल के थ्रू, किसके पास, ब्रेन के पास। फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है, और ये भाई साहब आपने ये देख लिया, आपने ये देख लिया, ये चीज़ होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, जब इसको मैं देख रहा था तो बार बार इमेज बन रही थी। जैसे मैंने इसको देखा, इसकी इमेज मेरे रेटिना पे बनी, उसने ब्रेन को सिग्नल दिया, ब्रेन ने वापस इंटरप्रेट किया कि आपने क्या देखा, और ये काम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। मैंने इसको भी देखा, फिर मैंने इधर चेयर देखा, फिर मैंने बुक देखा, फिर मैंने इधर कैमरा देखा, स्टैंड देखा, है ना, फिर मैंने टेबल देखा, बहुत सारी चीज़ें, फैन देखा, एसी देखा, कूलर देखा, बहुत सारी चीज़ें मैंने देख लिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं देख रहा हूँ और प्रॉपर देख पा रहा हूँ मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा होता है भाई, इसको भी देखो, इसको भी, अब सारी चीज़ें क्या हो जा रही है, मिक्स हो जा रही है। अब देखना, ये जो मिक्स होने वाली कहानी है वो क्या है, आप कोई भी इमेज देखते हो, ध्यान समझिएगा, आप कोई भी इमेज देखते हो तो इतने सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं, एक सेकंड को आप 16 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, लगभग 0.0, अरे भाई, अरे हो जाना भाई, 0.0
100 1685 16 छक 96 लगभग 0.06 सेकंड्स के लिए आपके रेटिना पे रहता ही रहता है। अगर आपने 0.06 सेकंड से पहले ही दूसरी इमेज देख ली तो पहली और दूसरी दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके पास, मिक्स हो जाएंगे। दोनों ही कलर क्या हो जाएंगे आपके पास, दोनों ही जो ऑब्जेक्ट होंगे वो मिक्स हो जाएंगे। फिर अगर उसी के बीच में आपने तीसरा भी देख लिया था वो भी मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है पता है, इतनी तेज घुमा दूंगा मैं, इतनी तेज घुमा दूंगा, सिंपली अगर मैं बात बताऊं तो 1 सेकंड में 16 से ज़्यादा चक्कर कटवा दूंगा, रोटेशन करवा दूंगा मैं इसकी। तो फिर क्या होगा, तो कुछ नहीं होंगे। एक कलर को आप देख रहे थे, ग्रीन पे आप फोकस थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रीन को देख रहे, फिर ब्लू को, फिर वायलेट को, इंडिगो, इस तरीके से आपने सारे कलर को देख रहे थे, ठीक है। अच्छा, पहले को देखा, दूसरे को देखा, और तेज करता गया करता गया करता गया। अगर ये 1 सेकंड में 16 से ज़्यादा बार घूमने लग जाएगा ना, तो ये सारे कलर को आप देख रहे थे भाई, तो ये सारे कलर जो हैं वो आपस में क्या होंगे, आपके रेटिना पे एक साथ बन जाएंगे, एक साथ मिक्स हो जाएंगे। और जब सातों कलर मिक्स हो जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, वाइट कलर। दैट्स वाई अगर हम इसको बहुत तेज़ घुमाते हैं तो आपको जो देखने को मिलता है वो वाइट कलर देखने को मिलेगा। आगे हो गया मेरे हिसाब से आप लोगों को बात, इसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को, डन है, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को जो भी डाउट आता है, यस आप लोगों को जो भी डाउट आता है तो आपको क्या करना है, 7428525669 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है। आपको वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसमें अभी जो सिलेबस है वो रह रहा है। कितना सिलेबस रह रहा है सर, ऑलमोस्ट 50% और रह रहा है, जिसको नो डाउट विल डिस्कस इन डिटेल, या फिर हो सकता है, वैसे तो मैंने वो मतलब डिसाइड किया कि अगली वीडियो में ख़त्म कर देंगे, बट फिर भी अगर ऐसा हुआ कि नहीं ख़त्म हुआ तो एक वीडियो और आ जाएगी भाई, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि पर्सनल क्लास की ज़रूरत है, ऑनलाइन पर्सनल क्लास की ज़रूरत है, ठीक है ना, पर्सनल ऑनलाइन क्लास की ज़रूरत है, तो उसको भी, वो बच्चा भी आपके पास इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है, तो उससे भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उससे रिलेटेड वो मिल जाएगा। बट रिमेंबर, ये जो क्लासेस होंगे वो पेड होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ वहाँ पे 1-on-1 क्लास लूँगा, तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा। जहाँ पे पेपर के टाइम पे या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत तरह की जो चीज़ें हैं, नो डाउट बेनिफिट्स तो हैं उसके, बट ठीक है, हम यूट्यूब पे भी आपको इतना कुछ कंटेंट दे देते हैं, पर्सनल क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ उनके लिए होते हैं, ध्यान समझिएगा, ये उनके लिए होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, मतलब अच्छा खासा स्टेबिलिटी बनी हुई है और वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनके चार्जेस बड़े ज़्यादा होते हैं अगर कोई भी टीचर पर्सनल क्लास देता है तो अभी आगे अब अपने को डिस्कस करना है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड सारी चीज़ें, और वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो खैर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अभी तक जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।